नमस्कार, मैं सिरांधा आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान हमारे देश के अन्नदाता हैं और वे ही हमारे देश के भाग्य विधाता हैं। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। तरबूज की खेती अपने राज्य के सिंचित क्षेत्रों में बहुत से किसान करते हैं और इसकी खेती करके अच्छी आय भी कमाते हैं। आज हम आपको जिला जयपुर के किसान बनवारी लाल यादव से मिलवा रहे हैं, जो तरबूज की आधुनिक तकनीक से खेती करके अच्छा उत्पादन ले रहे हैं। तो जानते हैं इनके सफलता का राज। पहले हमें क्या करते थे प्रांगण में कि ये तरबूज की खेती करते थे तो तोरो क्यारियों या ओले जिसको ओले बोलते हैं, ओले डालते हैं, उससे हम पहले खेती करते थे। अब तो क्या है कि हम नई तकनीक से खेती करने लग गए। ट्रैक्टर से बेड़ डाल के, ड्रिप बिछा के और ये मैचिंग बिछा के या ये पन्नी लगा के ऊपर बेड़ों के ऊपर, तो अब हम इस प्रकार तरबूज की खेती करने लग गए। इससे हमें अच्छा फायदा होने लग गया। 4 बीघा में तरबूज अच्छे हुए, 250 कुंटल माल भी अच्छा निकला, लगभग 1.5 लाख की तरबूज हो गई। प्रदेश के किसान अब परंपरागत खेती से इतर कुछ नया और अलग करके अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने में लगे हैं, जो विपरीत परिस्थितियों के बावजूद अर्थात पानी की गंभीर समस्या और कोरोना लॉकडाउन में भी खेती में सफलता की नई ऊंचाइयां छू रहे हैं। ऐसे ही सफल किसानों में से एक हैं जयपुर के किसान बनवारी लाल यादव, जिन्होंने 3 माह की तरबूज की खेती से लाख रुपए की शुद्ध मुनाफा कमाई की। तो चलिए जानते हैं इनकी सफल खेती की तकनीक के बारे में। अब तो क्या है कि हम नई तकनीक से खेती करने लग गए। फिर एक बात दी और बात देने के बाद में हमने क्या किया कि गोबर डाला, कम से कम 17-18 ट्राली गोबर की डाली, एक बार और सियाल दी, तो जिससे वो खाद क्या है इसमें मिल गया मिट्टी में। 1 कट्टा DAP का बीजा, 1 कट्टा DAP का बीजने के बाद में इसमें सियाल दे के और बेड़ डाले, ट्रैक्टर से बेड़ डाल के, ड्रिप बिछा के और ये मैचिंग बिछा के या ये पन्नी लगा के ऊपर बेड़ों के ऊपर, तो अब हम इस प्रकार तरबूज की खेती करने लग गए। फरवरी के अंदर पहला सप्ताह में ही हमने इसमें बीज लगाया, तरबूज लगाया, उसमें एक पानी दे दिया और दूसरा पानी है इसमें हमने 5-4 रोज बाद में दिया। और इसके अंदर मच्छर मक्खी का स्प्रे हम करते रहे, बीच में 2-3 बार कर दिया हमने, तो इसमें बहुत सही लग गए। फिर जब इसमें फाल बैठा, इसमें फाल बैठने के बाद में ये आते हैं ना मिनी फुहारा लगाए, तो मिनी फुहारा लगाने से हमारी फायदा ऐसा हुआ कि जो बीच में जगह, बेड़ों के बीच में जगह खाली रहती है, वो उसमें क्या है कि ये नमी के कारण हमने ये मिनी फुहारा लगाए, तो वो 1-2 बार सप्ताह में 1 बार हम इसको मिनी फुहारा को चलाए। फिर इसमें क्या है कि हमने NPK हमने इसमें देने के बाद में थोड़ा तरबूज इसमें और भी सही हो गया। तो फिर जब गर्मी बढ़ी, 1 सप्ताह में करीब 1-2 बार तो इसमें 2-2 घंटा 3-3 घंटा करीब ये सिंचाई की मिनी फुहारा से, तो मिनी फुहारा से भी तरबूज हमारी गर्मी के अंदर सही हुए। और वैसे तो हमने ड्रिप बिछा रखी थी, ड्रिप से भी सिंचाई की टाइम पे, तो ये मिनी फुहारा से भी टाइम पे हम इसमें पानी देते रहे सप्ताह में 1 बार। और इसमें ज़्यादातर इसमें ये मिनी फुहारा लू को और गर्मी को बहुत बचाव करता है। मई के लास्ट वीक में तरबूज की तुड़ाई स्टार्ट कर दी, 20-25 रोज तक चलती रही। तो तरबूज की एक गाड़ी तो हमें 100 कुंटल माल तो यहीं हमने एक गाड़ी में भर दिया। और फिर हमने जब दूसरा तुड़ाई की, तो इसमें हमने मोहना मंडी जयपुर पिकअप भर के वहाँ बेचा। फिर जब तीसरी बार हमने ये तरबूज की तुड़ाई की, तो फिर इसमें हमने क्या किया, बाड़ी पे ही तीसरी बार थोड़ा तरबूज तो 1.5 किलो 2 किलो का हल्का था, यहाँ बाड़ी के अंदर ही यहीं गिराई को बेच दिया। और यहीं हमने एक 20-25 रोज में हमने तुड़ाई करके फिर हमारी 250 कुंटल माल हमने यहाँ लगभग हो गया, यहीं बेच दिया। और अच्छा तरबूज लगा, फ़ायदा भी अच्छा हुआ इसमें। हमने ये तरबूज हाई बॉक्स की खेती 3 महीने तक
ये 3 महीने की होती है। इसमें हमने अच्छा प्रॉफिट मिला। जहां चाह वहां राह, कुछ ऐसा ही कर दिखाया ये किसान भाई ने, जो गर्मी के मौसम में कम पानी की उपलब्धता के बावजूद ड्रिप मल्च लगाकर तरबूज की खेती की और अपनी सूझबूझ और कड़ी मेहनत से बम्पर पैदावार से कम समय में अच्छी आय कमाई। चूँकि इस बार कोरोना लॉकडाउन की वजह से तरबूज का बाजार भाव कम रहा है, यदि बाजार भाव अच्छा रहता तो इन्हें और अधिक मुनाफा मिलता। तो किसान भाइयों, अब आइए जानते हैं कि इस किसान भाई के तरबूज की खेती में लागत, आमदनी और शुद्ध मुनाफे के बारे में। खर्चा हो गया हमारे 10,000 का तो हो गया, गोबर खाद का हो गया। खैर खाद तो खैर घर का था, पर फिर भी इसमें गिराई बिखराई ये 10,000 रुपये का खर्चा हो गया। और 5,000 का ट्रैक्टर का खर्चा हो गया। ट्रैक्टर का बासियाल पिलाऊ हल पिलाऊ सबका खर्चा, मैचिंग वेचिंग बेड वेड सबका 5,000 का ये खर्चा हो गया। और 7,000 की इसमें पन्नी हो गई, मैचिंग हो गई 7,000 की। और करीब 20,000 का ये तरबूज का बीज हो गया। और 4,000 ये भीट हो गई और दवाई हो गई 4,000 की। और इसमें 1,000 रुपये का बिजली का बिल हो गया। और इसमें 3,000 की इसमें मजदूरी हो गई। टोटल इसमें हमारे तरबूज में 50,000 का खर्चा हो गया। पहली तुड़ाई की तो ये भाव करीब 7-8 के तरबूज बिके। और फिर दूसरी तुड़ाई की तो तरबूज थोड़ा हल्का था तो वो 5 का गया। फिर तीसरी तुड़ाई की तो 3.5-4 का बिका। तो लगभग 6 का तो बैठ गया किलो के हिसाब से। तो करीब तरबूज मेरे करीब 250 कुंटल तरबूज हुए। इसमें 250 कुंटल में लगभग 1.5 लाख के तरबूज हो गए। तो 1.5 लाख में 50,000 रुपये मेरे खर्चा हो गया, तो 1 लाख रुपया बच गया। अगर लॉकडाउन नहीं होता और भाव 10-11 का जाता तो मेरे करीब 2.5 लाख का तरबूज होता। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी हैं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। बेल भारत की प्राचीन फलों में से एक महत्वपूर्ण फल है। बेल को बेलगिरी, बेलपत्र, बेलकाठ कई नामों से जाना जाता है। बेल के फल औषधीय गुणों से भरपूर होते हैं। गर्मी के मौसम में बेल का जूस पीना लाभकारी है। इन सभी लाभों को देखते हुए जिन किसानों ने बेल के बाग बना रखे हैं, वे किसान इनसे अधिक फलों की प्राप्ति के लिए कौन कौन से कार्यों को करें, आइए जानते हैं कृषि महाविद्यालय कोटपुतली के डॉक्टर दिनेश यादव से। बेल फल एक ऐसा फल है जिसको ब्रह्म फल भी कहा गया है, इसको अमृत फल कहा गया है। इसका जो मुख्य लॉजिक अमृत फल होने का यही है कि इसमें जो विटामिन B2 होता है, जिसको राइबोफ्लेविन भी कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। इसकी 100 ग्राम जो पल्प होता है उसमें 1191 मिलीग्राम पर 100 ग्राम पल्प के हिसाब से पाया जाता है। और आज के युग में जो अपने जंक फूड खा रहे हैं या केमिकल युक्त खाना ज़्यादा ले रहे हैं, उसमें विटामिन जो B2 है उसका बहुत ज़्यादा महत्व है। बागवान भाइयों, बेल के बाग लगा देने से मात्र अधिक फल उत्पादन नहीं मिलेगा, बल्कि इसके लिए बाग में समय समय पर समसामयिक कार्यों को करना होगा। तभी आपको बेल के पौधों से अधिक फलों का उत्पादन मिलेगा। ये ऐसा एक फल है जो सबसे ज्यादा पेड़ पे टिका रहता है। इसके लगभग 9 जो फूल आने के बाद में 9 से 11 महीने तक ये पेड़ पे रहता है। तो पेड़ में अगर पेड़ के आसपास सूक्ष्म तत्व की कमी है तो फल फटना शुरू हो जाता है, जिसमें मुख्य रूप से बोरोन तत्व की कमी है तो फल फट जाएगा। या पानी की जो उपलब्धता है या सिंचाई कर रहे हैं उसमें अनियमितता है, उससे उसकी वजह से भी फल फट जाता है। तो अपने को निश्चित एक अंतराल पे इस पेड़ में पानी देता रहना चाहिए। और जो माइक्रोन्यूट्रेंट है जिसमें मुख्य रूप से बोरोन है, उसको बेसल डोज में भी दे सकते हैं और उसको 0.4% का घोल बना के सितंबर अक्टूबर के महीने में उसके ऊपर छिड़काव कर देना चाहिए, जिससे बेल जो फटने की समस्या है वो नहीं के बराबर रहती है। किसान भाइयों, फलों के गिरने के कई कारण हैं,
यदि आप फलों के गिरने के कारणों का पता लगा लेंगे और सही समय पर इसके निदान के लिए उचित कदम उठा लेते हैं तो इससे होने वाली हानि से बच सकते हैं। बेल में सबसे ज़्यादा जो समस्या आती है फूल झड़ने की आती है। एक तो इसका कारण होता है प्राकृतिक कारण भी हो सकता है, जैसे अप्रैल का महीना है या मई का महीना है, उस समय अगर वो विंड स्ट्रॉम आ गया, आंधी आ गई, ज़्यादा एकदम टेम्परेचर हो गया, उसकी वजह से भी वो फूल झड़ सकता है। लेकिन अपने को उसका मैनेजमेंट ठीक से करेंगे तो निश्चित रूप से जो फूल है वो कम झड़ेगा। मैनेजमेंट का तात्पर्य यह है कि उसको जब फूल आता है उसके पहले ही अपने उसमें गोबर की खाद डाल दें। बेल पत्र में गोबर की खाद डालने का समय एक तो बरसात का मौसम होता है जुलाई में, या उसको फिर फरवरी मार्च में भी डाल सकते हैं। उसमें जैसे सड़ी हुई गोबरी खाद प्रति जो मेच्योर पौधा है, मेच्योर पौधे का मतलब हुआ उसकी उम्र 5 साल से अधिक है, तो उसमें अपने को 40 से 50 किलो, और 10 साल से अधिक पौधा है तो उसमें 70 से 80 किलो सड़ी हुई गोबर की खाद तने को छोड़ के, और जो रिंग सिस्टम होता है, बेसिन सिस्टम इरिगेशन, उसमें अपने को एप्लीकेशन करना पड़ता है, देना पड़ता है। और इसी के साथ जो अपना सुपर फास्फेट के रूप में जब फास्फोरस देंगे, यूरिया देंगे, इसमें 500 ग्राम यूरिया की ज़रूरत पड़ती है, तो 500 में से आधा यूरिया अपने बेसल एप्लीकेशन पे देंगे, बाकी जो बचा हुआ यूरिया अपने सितंबर अक्टूबर के मंथ में देते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट प्रति पौधा 50 से 100 ग्राम एप्लीकेशन कर देते हैं, और इसका छिड़काव जो माइक्रो न्यूट्रिएंट होता है पानी वाला, जिसको लिक्विड बोलता है, 15 लीटर पानी में 60 ml डाल के उसका छिड़काव करेंगे तो निश्चित रूप से वो फल फूल झड़ने की समस्या कम आएगी। एक हार्मोन आता है नेफ्थलिन एसिटिक एसिड, जिसको NAA बोलते हैं, उसको 15 लीटर पानी में 4 ml डाल के उसका छिड़काव करेंगे तो इस समस्या से, जो फल फूल झड़ने की समस्या है, उससे अपने को निश्चित रूप से निजात मिलेगी। और नियमित रूप से सिंचाई करते रहना चाहिए। अगर इसमें सिंचाई में गैप दे दिया आपने, बहुत दिन तक सिंचाई नहीं की, तो फल फटने की फिर समस्या आ जाती है। बूंद बूंद सिंचाई है आपके पास तो एक निश्चित अंतराल पे सिंचाई करते रहना चाहिए। बेल के पौधों में कीट रोगों का प्रकोप बहुत ही कम होता है, और यदि किसी प्रकार की समस्या दिखाई दे तो इनके नियंत्रण के लिए दवा का छिड़काव कर सकते हैं और अधिक फलों का उत्पादन ले सकते हैं। बेल में एक समस्या और आ जाती है, इसका जो तना है वो खराब हो जाता है। तो बरसात जैसे ख़त्म हो जाती है उस समय तने के ऊपर बोर्डो पेस्ट लगा दें। बोर्डो पेस्ट नहीं लगा रहे हैं तो उसमें जो घरों में चूना का जो अपने पुताई, जिसको वाइट वॉशिंग बोलते हैं, वाइट वॉशिंग जैसा घोल बना लें और उसमें नीला थोथा डाल दें और एक रसायन डाल दें। इन तीनों को अपने इसमें जो मेन स्टेम होता है उस स्टेम के ऊपर पुताई करने से जो कैटरपिलर लगता है, इसका बार कैटरपिलर लगता है, वो नहीं लगता है और जनरली इसमें ज़्यादा बीमारियां आती नहीं है। तो इस तरह से अपना निश्चित रूप से प्रबंधन करेंगे तो बील ज़्यादा लगेगा। इसमें पत्ती वाला कोई धब्बा रोग है या बैक्टीरिया स्पॉट डिजीज लग गया तो उसमें एक निश्चित दवाइयाँ आती है, उनका आप छिड़काव करें और इस तरह से अपने को अधिक मुनाफा मिल सकता है। आगे और भी हैं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। 1966 के दशक में हरित क्रांति के माध्यम से किसानों को उन्नत बीज और रासायनिक खाद उपलब्ध कराई गई। फिर देखते ही देखते हरित क्रांति ने खाद्यान्न उत्पादन के मामले में देश को धनोधान्य से धनी बना दिया। लेकिन आज अधिक मात्रा में रसायनों के प्रयोग करने से मृदा खराब हो रही है और यदि ऐसा ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब समूची भूमि बंजर हो जाएगी। इसलिए आज जैविक खेती को बढ़ावा देने की बात कृषि वैज्ञानिक कर रहे हैं। तो चलिए जैविक खेती की तकनीक और इसके लाभों के बारे में जानते हैं। विगत कई वर्षों से जैविक खेती के प्रति लोगों की उत्सुकता भी बढ़ी है और किसान भाई जैविक खेती करना चाहते हैं। तो किसान भाई कुछ महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान रख करके जैविक खेती कर सकते हैं। जैविक खेती के लिए जो मुख्य बात होती है इसकी जो परिभाषा है उसमें यह कह सकते हैं कि जैविक खेती फसल उत्पादन की वह पद्धति है जिसमें हम रासायनिक खादों, रासायनिक दवाओं, उर्वरक या जो दवाएं हैं उसका प्रयोग नहीं कर जो
पोषण प्रबंधन के लिए जैविक खाद, जीवाणु खाद, हरी खाद वगैरह का प्रयोग करते हैं तथा जो कीड़े बीमारी है उसका नियंत्रण करने के लिए जैविक दवाओं का इस्तेमाल करते हैं। जैविक खाद के प्रमुख स्रोत। कार्बनिक जैविक खाद स्थानीय स्तर पर उपलब्ध पौधों व जानवरों के मल मूत्र व अवशेष से तैयार किया जाता है। इनमें मुख्य रूप से गोबर की सड़ी हुई कंपोस्ट, केचुए की खाद, नेडप कंपोस्ट, हरी खाद, विभिन्न प्रकार की जालियां, जैव उर्वरक, चीनी मिल से निकली प्रेस मड, सीवेज से निकला उपचारित स्लज, गलीचा बुनाई के बाद बचा कतरन, बायोडायनेमिक उत्पाद, ऋषि खेती, अग्निहोत्र इत्यादि हैं। इनके साथ साथ इनके निर्माण की स्थानीय स्तर पर जानकारी भी आवश्यक रूप से होनी चाहिए ताकि कंपनियों द्वारा उत्पादित रासायनिक खाद उर्वरकों पर निर्भरता समाप्त हो सके। फिर इसमें हम लोग कुछ जो कम इनपुट का विकल्प है उसको चुन सकते हैं और इसके लिए हमें हरी खाद है उसका प्रयोग करना चाहिए। उसके बाद हमें जो कुछ और पोषण प्रबंधन के लिए बात जिसमें हमको ध्यान देने की जरूरत है उसमें जो जैविक खादों हैं उसका प्रयोग करें। जैविक खाद के साथ जीवाणु खाद का प्रयोग करें। जीवाणु खाद में जो दलहनी फसलों में राइजोबियम का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद जो अन्य फसल है उसमें एजोटोबैक्टर का, पीएसबी का प्रयोग करते हैं। जहाँ तक हो सके कीट व्याधियों का भौतिक रूप से नियंत्रण करें। कहने का तात्पर्य जिन पत्तियों पर रोग या कीट का आक्रमण दिखे उन्हें पौधों से तोड़कर जला दिया जाए, मिट्टी में गाड़ दिया जाए। उदाहरण स्वरूप बैगन का तना व फल छेदक कीट, गोभी का पत्ता खाने वाले कीट के झुंड जो पत्तियों पर दिखते हैं। सब्जियों के 2 खेत के भागों में बाड़ के रूप में ऊंची फसल जैसे ज्वार, बाजरा या मक्का की खेती करना ताकि कीट उछलकर दूसरे खेत में न जा सके। इसके अतिरिक्त जरूरत पड़ती है हमें कीटनाशी या रोग प्रबंधन के लिए। तो कीट प्रबंधन या रोग प्रबंधन के लिए हम की गहरी जुताई करें, गर्मी में जुताई करें, सही बीज का इस्तेमाल, शुद्ध बीज का इस्तेमाल करें, संतुलित उर्वरक का प्रयोग करें। उसके अतिरिक्त जो जैसे नीम आधारित खल्ली है या अंडी की खल्ली इत्यादि का प्रयोग करें जिससे कि हमारा मिट्टी में जो लगने वाले कीड़े हैं उसका कम से कम आक्रमण हो सके। उसके अतिरिक्त जो बायोपेस्टिसाइड है, नीम आधारित कीटनाशी है, उसका प्रयोग करें। फिर अभी हम लोग देख रहे हैं कि जो बायो एजेंट है उसका प्रयोग काफी बढ़ रहा है। तो बायो एजेंट में जो हम लोग जो ट्राइकोडर्मा का प्रयोग कर सकते हैं बीज उपचार के लिए। उसके अतिरिक्त जो ट्राइकोग्रामा है जो अंड परजीवी है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस तरह से इन सब चीज़ों का प्रयोग करके जो आधुनिक जैविक खेती है उसको हम लोग कर सकते हैं। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता कार्यक्रम में आज जो प्रश्न हमने शामिल किया है उसे पूछा है गांव सोड़ावास जिला पाली से कन्हैया शर्मा ने। आप गर्मी के मौसम में मधुमक्खियों की देखरेख के बारे में जानकारी चाहते हैं तो कन्हैया शर्मा जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। मेरे सभी किसान भाइयों और बहनों को मेरा नमस्कार। आज हम बात करेंगे बदलती मौसम में मधुमक्खी की मैनेजमेंट कैसे किया जाए। तो आपको इस जो गर्मी का मौसम है जो रानी मधुमक्खियाँ है बहुत सारे अंडे देते हैं। एक दिन में करीब 1000 से 1500 तक अंडा दे देते हैं। तो उसके वजह से क्या होता है उसके नंबर बढ़ जाते हैं और वो स्वार्मिंग करने लगते हैं। स्वार्मिंग क्या है, ये है कि उसका रिप्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होने के कारण से एक बॉक्स में जब 2 से 3 अधिक रानी मधुमक्खियाँ हो जाते हैं या फिर जो पुरानी रानी मधुमक्खी है वो मर जाते हैं, तब क्या होता है वो कॉलोनी माइग्रेशन करने लगते हैं। तो आपको खास ध्यान देना है उस समय में कि आप उस बॉक्स को निरीक्षण करते रहे और उसमें देखिए अगर 1 से ज़्यादा रानी मधुमक्खियाँ है तो आप 1-2 रानी मधुमक्खियाँ को निकाल दे उस बॉक्स से, या फिर एक रानी मधुमक्खी के साथ में और कुछ वर्कर भी और ड्रोन को मिला के आप दूसरा छत्ता अलग कर दीजिए वहाँ से, या फिर कुछ नए जो निकल रहे रानी मधुमक्खियाँ उसको आप वहाँ से हटा दें। ये कर सकते हैं।
अभी आ गया है बॉक्स की मैनेजमेंट के बारे में। बॉक्स को एक बॉक्स से दूसरे बॉक्स का दूरी आप 7 से 8 फीट तक रखना चाहिए, और जो लाइन में जो बॉक्स रख रहे हैं उसमें भी 5 से 8 फीट तक दूरी रहना चाहिए। अभी हम बात करेंगे हनी के बारे में। हनी का कैसे मैनेजमेंट, में शहद का कैसे मैनेजमेंट करें। तो अभी अगर आपका शहद तैयार हो गया है, उसको आप निकाल लीजिए, और निकालने के लिए जो धरीले वाला चाकू है वो आप उससे आप बक्सा से आपका फ्रेम निकालिए। उसके बाद जो एक्सट्रैक्टर होते हैं हनी एक्सट्रैक्टर, उससे आप हनी को निकाल लीजिए और उसको 65 डिग्री सेल्सियस में गर्म करके 15 मिनट तक गर्म करके उसको छान के एक मसलिन क्लॉथ से या कोई भी सूती का कपड़ा से आप बोतल में भर दीजिए। ये हो गया आपका हनी का मैनेजमेंट। अभी हम बात करेंगे उसका खान पान के बारे में भी। अभी इतना गर्मी में उसको पानी का बहुत ज़रूरी होता है, तो अगर जहाँ आप बॉक्स रख रहे हो उसके आसपास में पानी का, अगर आप कोई बाल्टी में पानी भर के उसमें 2-4 जैसे कोई धागा या फिर कोई डंटा रख दे, ताकि उस मधुमक्खी उस पर बैठ के पानी पी सके, वैसा व्यवस्था आपको रखना चाहिए। शहद उत्पादन में आई कमी केवल पर्याप्त परागण की कमी की वजह से ही नहीं होती, बल्कि इस गिरावट की एक बड़ी वजह कीटों का प्रकोप भी है। मधुमक्खियों को कुछ जीव जैसे मेंढक, चिड़िया, छिपकली, गिरगिट आदि भी नुकसान पहुंचाते हैं। ये जीव मधुमक्खियों को पकड़कर खा जाते हैं। इसी तरह से कई प्रकार के वर्म भी मधुमक्खियों को पकड़कर मार देती हैं। कभी कभी तो इनके प्रकोप से मधुमक्खियों की पूरी कॉलोनी तक नष्ट हो जाती है। इसी प्रकार चींटियां मधुमक्खियों को पकड़कर मार देती हैं, साथ ही छत्ते में लार्वा और शहद को भी खा जाती हैं। दूसरी बात आती है कि चींटियां हनी को खा सकते या मधुमक्खी को परेशान कर सकते, इसलिए जो बक्से का जो स्टैंड आता है जो लोहे का बना रहते हैं, वो बक्से के नीचे वो स्टैंड रख के उसके ऊपर ही बक्सा रखिए आप, और उसके नीचे में पानी, बाटी में पानी रख के अगर रख देते हैं तो उससे आपको बक्स में चींटी नहीं चरेंगे। दूसरा बात करेंगे हम उसके रोग के बारे में। अभी मधुमक्खी में बहुत तरीके के रोग होते हैं, जैसे कि यूरोपियन फाउल ब्रूड होते हैं, तो और या फिर माइट का भी आक्रमण हो सकते हैं। इसलिए आप जो बक्सा है उसमें सल्फर लेके या फिर गंधक लेके थोड़ा सा छिड़काव करें। वो महीने में आप एक बार भी कर सकते हैं, जिसके लिए आप फॉर्मिक एसिड जो है वो एक रुइया की मदद से आप फॉर्मिक एसिड को भिगो के आप उसकी बक्सा के अंदर में रख सकते हैं, जिससे आपका माइट का अटैक नहीं होंगे। माइट के प्रकोप की स्थिति में 85 mg फॉर्मिक एसिड का उपयोग रुई के फाहे में एक लकड़ी की मदद से लपेटकर बक्से में रख देना चाहिए, जिससे इसकी गंध से कीटों से छुटकारा पाया जा सके। इसके अलावा ऐसी जगह जहां पर कीटों का प्रकोप ज्यादा होता है, वहां पर मधुमक्खियों को परागण के लिए पलायन न करें। तो किसान भाइयों, अगर आप इस तरीके से मेरे बात को अमल कीजिएगा तो आप एक बॉक्स से कम आप 80 केजी तक प्रोडक्शन ले सकते हैं, और एक साल में आप करीब 1.5 लाख तक आमदनी कर सकते हैं 50 बॉक्स से। धन्यवाद। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadataraajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041921555 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी पूरी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।